नमस्कार, आप देख रहे हैं हर टक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ब्रिगेडियर हेमंत महाजन इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। 6 दिन का युद्ध, जिसे आप गल्फ वॉर कह सकते हैं, इजरायल अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। वो ईरान जिसे एविल ऑफ एक्सिस कहा अमेरिका ने, क्योंकि ईरान ने हमेशा कहा डेथ टू इजराइल एंड डेथ टू अमेरिका। उसका रिटेलिएशन है और इस रिटेलिएशन में तबाही हो रही है ईरान की, तबाही हो रही है अमेरिका के उन बेसिस की जो गल्फ में स्टैब्लिश्ड हैं। इजरायल भी अपनी मनोकामना पूर्ण कर रहा है, क्योंकि किसी भी कीमत पर इजरायल उस कैपेसिटी को ईरान के समाप्त करना चाह रहा है जिसके कारण इजरायल में इस समय प्रक्षेपास्त्रों की बारिश हो रही है। सवाल है, इस 6 दिन के बाद युद्ध कहां पहुंचा और इस युद्ध के जहां पहुंचने की स्थिति बन रही है उसमें ईरान का क्या होगा, ईरान का आने वाला भविष्य क्या होगा? पहला सवाल ही ज्यादा समय न लेते हुए ब्रिगेडियर सर से यही कि इस 6 दिन में ईरान के खिलाफ जो कार्रवाई अमेरिका और इजरायल ने की, सैन्य दृष्टिकोण से क्या वो अप टू द मार्क हैं दोनों देश? ओवर टू यू सर। देखिए, आज का छठवां दिन है युद्ध का। और अगर आप असेसमेंट करते हैं तो इस 6 दिनों के अंदर अमेरिका या इजरायल ने क्या कमाया है, तो उसका उत्तर है कि काफी कुछ कमाया है, क्योंकि अमेरिका की जो फायर पावर थी काफी अच्छी थी। अलग अलग प्रकार के मिसाइल्स है, ड्रोन्स है, और उनका टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस भी काफी अच्छा है। और इजरायल का इंटेलिजेंस है या ये तो सभी हमेशा अच्छा होता ही है। तो 6 दिन में क्या हुआ है? 6 दिन में ये हुआ है, नंबर एक, कि जो यहाँ पे जो ईरान है, उनके 2 शस्त्र, बड़े शस्त्र वो इस्तेमाल करते हैं। एक है ड्रोन्स और दूसरा है मिसाइल्स अलग-अलग रेंज के। तो और लड़ाई करने के लिए 3 चीज़ें लगती है। एक तो है नेतृत्व, लीडरशिप, दूसरा है शस्त्र अलग-अलग प्रकार के, और तीसरा है सैन्य, चौथा है फाइटिंग स्पिरिट। तो अगर आप देखें तो सबसे बड़ा ईरान का नुकसान ये हुआ है कि जो उनकी फर्स्ट ईयर की जो लीडरशिप थी, वो टॉप लीडरशिप को वाइप आउट कर लिया है। खैर, इनको ये पता था कि ये होने वाला है, इसलिए इन्होंने सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप, थर्ड टियर, फोर्थ टियर की लीडरशिप तैयार करके रखी है। लेकिन शायद वो मतलब, और वो एक डिस्पर्स्ड वॉर लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी एफिशिएंसी शायद वो नहीं है कि जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप की होती है। लेकिन वो युद्ध ठीक तरह से लड़ रहे हैं, एफिशिएंसी कम है। और जब तक सवाल उनके वेपन्स का है, ये माना जाता है कि जो उनकी फायरिंग करने की कैपेबिलिटी थी, खास तो मिसाइल्स की, ये 50% 60% रिडक्शन हो गया है। ड्रोन्स के जो अटैक है, इसमें भी काफी सारा रिडक्शन हो गया है। तो कैपेसिटी टू फाइट, उनके जो ड्रोन्स है, उनके जो ये है, ये काफी हद तक डैमेज हुई है। लेकिन अभी जब हम ये असेसमेंट देते हैं, तो ये असेसमेंट जो ओपन सोर्स में इंफॉर्मेशन आती है, इसके ऊपर आधारित है। और ओपन सोर्स पे काफी बार मतलब अमेरिका चीज बढ़ा चढ़ा के भी बताता है। तो इसलिए ये कितनी एक्यूरेट है बोल नहीं सकते, लेकिन एक बात जरूर है कि ईरान का नुकसान काफी हुआ है, और कैपेसिटी टू कंटिन्यू विद द वॉर उनकी काफी कम हो गई है। तो ये ईरान की है। और जब तक यूएसए का सवाल है, ये पहली बार है कि यूएसए ने डायरेक्टली किसी युद्ध में इस तरह से हिस्सा लिया है। उनको भी समझ में आ गया होगा कि उनकी कैपेसिटी काफी बार ओवरस्टेट हो जाती है। उन्होंने खुद ने अपने प्लेन्स गिरा दिए हैं। जो उनके लश्करी बेसेस थे, उनको वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हैं। वो सोचते थे कि वॉर एक दिन में खत्म हो जाएगा, वो वॉर खत्म नहीं हो रहा ब्रिगेडियर है। सर, मैं वो यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। उनको लगता था क्या, क्योंकि ये अक्सर मैं कई डिफेंस एक्सपर्ट से सुन रहा हूँ कि उनको लगता था कि ये वॉर 1 या 2 दिन में। अमेरिका ने भी तो असेसमेंट किया है ना सर, इजरायल और अमेरिका ने। देखिए, मैं इज़राइल को हम फिलहाल अलग रखेंगे, क्योंकि इज़राइल एक बहुत ही रियलिस्टिक कंट्री है। उनको पता है कि क्या है। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प सोच रहे थे कि शायद उनके लिए एक ईज़ी कैंपेन होगा, जिस प्रकार से उन्होंने मुर्गी उठा के लाई थी समझ लीजिए वेनेजुएला से। तो इस प्रकार का ये शॉर्ट कैंपेन होगा, और उसके बाद वो लेक्चर देते रहेंगे पूरी दुनिया को कि करना क्या चाहिए। तो वो उस प्रकार का नहीं रहा है। यानी कि उनके भी लॉसेस काफ़ी हुए हैं, और खास तो खुद के प्लेन्स को गिरा देना। नंबर 2, जो बेसिस है, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तीसरा, लोग सोच रहे थे कि ईरान की जो जनता है रिजीम चेंज कर लेगी। वो रिजीम चेंज होने का कोई सवाल नजर नहीं आ रहा है। और वो सोच रहे थे कि रिजीम चेंज नहीं होता तो ये बोलेंगे कि निगोशिएशंस करो वगैरह, वो नहीं हो रहा है। तो यानी कि ईरान की फाइटिंग स्पिरिट
ज़्यादा अच्छी रही है जिसकी जिसकी जो सोचा था अमेरिका ने उसके तुलना में। हुँ। और जिस प्रकार से चीज़ें चल रही है, शायद जल्दी वो तैयार नहीं होंगे सीज़ फायर के लिए या लेट्स से कि युद्ध को रोकने के लिए। तो ये आज की स्थिति है 6वें ब्रिगेड दिन सर, के। एक एक सवाल उठता है कि वो आप कहते हैं कि वो जल्दी नेगोशिएशन टेबल पर आएँगे नहीं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ। एक तो वहाँ के विदेश मंत्री अरागची जो अभी बचे-कुचे हैं, और एक पेजेस्कियन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। पेजेस्कियन की तो ख़ैर अपनी मजबूरी है, लेकिन चूँकि विदेश मंत्री का अपना एक तौर तरीका होता है, वो कहते हैं कि वी आर रेडी टू टॉक, बट एट प्रेज़ेंट टाइम हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, पहले हम युद्ध का जवाब देंगे। इसका मतलब अमेरिका जो पहल ओमान के ज़रिए कर रहा था, बातचीत के ज़रिए दिखावे के लिए, जैसा कि ईरान मानता है, क्या बातचीत के टेबल पर अब लाने की पहल अमेरिका करे, ये ईरान दिखाना चाहता है? ये बिल्कुल लेटेस्ट स्टेटमेंट है आरागची का, उसके आधार पे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, अभी हुआ क्या है कि जो सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप होती है वो ईरान की वो बर्बाद हो गई है। एक बिल्कुल। दो ही बीच वाले लीडर तैयार होंगे, तो उनकी कोई कोहेसिव पॉलिसी नजर नहीं आ रही है। हुँ, अलग-अलग लीडर्स अपने अलग-अलग बयान दे रहे हैं, क्योंकि ये डिस्पर्स जो लड़ाई चल रही है, इसमें लड़ाई तो ठीक कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप इसमें नजर नहीं आ रही है। तो किसने क्या किया, कैसे किया, ये इससे इसके मैं कमेंट्स के ऊपर कमेंट्स करना कोई खास अकल की बात नहीं होगी, लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक या ज़्यादातर रिपोर्ट्स के मुताबिक जो इंटेंसिटी ऑफ ईरान के अटैक की थी, ये काफ़ी कम हो गई है। यानी कि पहले बिल्कुल। दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और इंटेंसिटी कही जा सकती है ड्रोन्स और इसके मतलब इनके ड्रोन्स और मिसाइल्स की ये काफ़ी कम हो गई है। हुँ, वो एक बात है। और दूसरा, जब ये युद्ध की जो बाकी जैसे मतलब अलग-अलग एंगल्स होते हैं कि जैसे कि उनकी एक शिप एक उनकी फ्रिगेट जा रही थी, उसको डुबा दिया है। हुँ, वो तो एक सिटिंग डक था, उसको तो इंटरनेशनल वाटर्स पे डुबा दिया है। तो ईरान के पास तो कैपेसिटी नहीं है कुछ इस प्रकार के करने की। लेकिन इस समय मैं 2 चीज़ों के ऊपर मतलब ज़्यादा फ़ोकस करना चाहूँगा। जी। एक तो है, ये माना जाता है कि ईरान के पास ये भी क्षमता है कि जो उनके स्लीपर सेल है अमेरिका के अंदर, वो एक्टिवेट करने की और कुछ उल्टा काम करने की, यानी कि कुछ बड़ा हादसा करने की ये क्षमता है। अभी ईरान की क्षमता वर्सेस अमेरिका का इंटेलिजेंस, इसमें से कौन जीतता है, कौन किसको न्यूट्रलाइज करता है, ये आने वाला समय ही बता सकता है। लेकिन ईरान ने ये पहले भी बोला था कि अगर उनको पता है कि वो अमेरिका के मेनलैंड को तो हिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, उनके पास इतने वेपन्स नहीं है वगैरह-वगैरह। लेकिन जो कोवर्ट कैपेबिलिटी है, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू टारगेट करना, वो है। सिर्फ आपको उस प्रकार के सुसाइड बॉम्बर चाहिए, उस प्रकार की ये चाहिए। तो मतलब थियोरेटिकली उनके पास ये कैपेबिलिटी है। प्रैक्टिकली क्या वो ज़मीन पे कुछ कर पाएँगे अमेरिका के अंदर, या जहाँ पे अमेरिका के वाइटल इंटरेस्ट है वहाँ पे? अमेरिका के बेसिस के ऊपर तो हमला हो गया है, लेकिन उससे अमेरिका का कोई ख़ास बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इज़राइल को तो मैं साइड में ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि इज़राइल को कुछ करने की इनकी हिम्मत नहीं है, बल्कि इज़राइल अपना एक बहुत ही फ़ोकस हुँ, हुँ, कैंपेन हमेशा करता है। और वो फ़ोकस कैंपेन उनका सीधा सिंपल है कि उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को जितना डैमेज किया जाए, उतना किया जाए। उनकी जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ है, और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ ख़ास तो मिसाइल के तौर के ऊपर है, उसको जितना डैमेज किया जाए उतना कर दिया जाए, ताकि इज़राइल का मतलब इनको ये पता है कि उनकी लड़ाई ये कुछ 2 दिन, 3 दिन, 3 महीने में खत्म होने वाली है, होने वाली नहीं है। तो इसलिए जब मौका मिलता है तो शत्रु की कैपेबिलिटी खत्म कर देते हैं। हुँ, जैसे कि अभी जो 3 मिलिशिया थी इनकी ईरान की प्रॉक्सी मिलिशियाज़, तो उसमें से हमास कुछ कर नहीं पा रहा है अभी तक, ठीक है? हिज़्बुल्लाह ने थोड़ा-सा ड्रामा ज़रूर किया 1-2 मिसाइल फायर करने का, हुँ, लेकिन कोई खास क्षमता उसके उनके अंदर नहीं है। हूथीज़ की क्षमता के बारे में मुझे शक है, क्योंकि हूथीज़ के पास से काफ़ी दूर है और वो पूरे डेज़र्ट में स्प्रेड आउट थे। लेकिन हूथीज़ ने अभी तक कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया है। मतलब वो जो सुएज़ कैनाल या इसके थ्रू जाने वाले शिप्स हुँ। होते हैं, उनको ये करेंगे। और तीसरा, ये जो बोल रहे थे कि हम रोकेंगे स्ट्रेट ऑफ अपना ईरान हॉर्मुज़। को। हाँ, तो और ईरान की जो क्षमता है इसको शिपिंग ट्रैफिक रोकने की इसके अंदर गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर, वो अभी तक ज़्यादा नज़र नहीं आई है।
मतलब कोई ज्यादा किसी को उसने डुबाया है या ये हो गया है, बल्कि ये जो स्पेकुलेशन होता है, यानी कि क्या कि लोगों की एक खास तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इसके ऊपर एक भय का वातावरण निर्माण किया जाता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अरे कौन सा थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू है? तीन ही देश लड़ाई कर रहे हैं, 180 देश है और तीन ही देश लड़ रहे हैं, ईरान, इसराइल और अपना अमेरिका। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर तो शुरू हो रही है। मिडल ईस्ट को आग लगी हुई है। अबे कौन सी आग लगी हुई है? कुवैत पे 2-3 जगह पे फायर हुआ है, वहां तो और ये सब पिन पॉइंट टारगेट है। तो 99.99% ऑफ कुवैत पे कुछ नहीं हुआ है। जहाँ पे बड़े कुवैत है, ये जहाँ मिलिट्री बेसेस थे, उनके ऊपर हमला हुआ है। वो केवल एक लिमिटेड एरिया के ऊपर लिमिटेड समय के लिए हमला हो गया है। जो जो ये इनके मिसाइल्स वगैरह फायर करते हैं, कितनी देर फायर करते हैं? समझ लीजिए कि आज का 5वें दिन के अंदर कितनी देर एक्चुअली लड़ाई चली होगी। सही तो बात। मेरा अंदाजा है 15 से 20 मिनट्स, और बाकी के 23 आवर्स 30 मिनट्स टीवी चैनल्स कमेंट कर रहे हैं हर एक चीज की, ये क्या हुआ, वैसे क्या हुआ, तो दिखा रहे मिसाइल आ रहा है, मिसाइल जा रहा है, और इसने ये बोला, उसने वो बोला। जब लोगों के स्टेटमेंट के ऊपर आप डिस्कशन करना चाहते हो, इसका मतलब सीधा साफ होता है कि कुछ ज्यादा चीज हुई नहीं है जमीन के ऊपर। तो हम्म। इसने ये बोला, उसने वो बोला, उसने ये बोला, इस प्रकार के कमेंट्स के ऊपर कमेंट शुरू हो जाती है, जो हमारे टीवी चैनल्स का एक बड़ा ट्रेंड है कि उन्होंने ये बोला, उन्होंने वो बोला, उन्होंने बोला। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अभी बातचीत के ऊपर ही ज्यादा जोर है। जो लड़ाई का जो इंटेंसिटी है, ये काफी कम लग रहा है। तो एक इसमें मैं मेरे तरफ से एक पॉइंट, मतलब उस पे ज्यादा ये होगा कि क्या ये वॉर खत्म हो सकता है? क्या ईरान तो इसके ऊपर मेरा सवाल यह है कि कैपेसिटी तो काफी डैमेज हो गई है ईरान की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी भी 50% जो कैपेसिटी है, वो चाहे डिसिप्लिन से काम करे, डिसिप्लिन से फायरिंग करते रहे, तो अभी भी वो कुछ देर तक लड़ाई है ये चला सकते हैं। वो एक बात हो गई। और इसके अंदर ये हम्म। ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी मेरा मुद्दा जो है, अगर चाइना उनको मदद करना शुरू करे, तो उनकी वॉर को प्रोलॉन्ग करने की जो कैपेसिटी है, वो बढ़ सकती है। और इस दुनिया में ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे थे, और मैंने बोला कि 3 के सिवाय कोई और चौथा राष्ट्र ही नहीं उस पे आ रहा है। तो चाइना के पास मदद करने की काफ़ी कैपेसिटी है। बी इट इन टर्म्स ऑफ ड्रोन्स, बी इट इन टर्म्स ऑफ मिसाइल्स वगैरह। वो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग नेशन है। तो वो मेरे अंदाज से वो इस प्रकार की मदद करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिका इस युद्ध में ब्लीड होता रहे, जिससे अमेरिका की इकोनॉमी उध्वस्त होती रहे। क्योंकि एक चीज याद रहना चाहिए कि जो एंगल मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि ये वॉर अमेरिका के लिए काफी कॉस्टली वॉर है, याद रख लेना। जी। ईरान का नुकसान तो हुआ, एक माना जाता है 650 साढ़े 700 मिलियन डॉलर्स का खर्चा रोज होता है। ये हम्म। जो अब सेवन फ्लीट वगैरह को जो वहां पे डिप्लॉय करके रखा हुआ है, इसका बहुत बड़ा खर्चा होता है। ये जो मिसाइल्स फायर होते हैं, इसका भी खर्चा बहुत होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जब ये वॉर हुआ था, खर्चा होता है, ये कोई मैंने कोई बड़ी दिमाग की बात नहीं बताई है। ये सब कोई जिस जिस जो भी युद्ध लड़ा हुआ है, उसको इसके बारे में पता है। तो अगर एक ट्रेन्ड मिलिट्री लीडर है, तो ये कैटर फॉर करता है कि मैं कितना नुकसान कर सकता हूँ, मेरे रिसोर्सेज क्या है, मेरे रिसोर्सेज की आइडियल डिप्लॉयमेंट क्या है, मैं कहाँ-कहाँ फायर करूँ, कहाँ-कहाँ ना फायर करूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो डोनाल्ड ट्रम्प नाम की जो व्यक्ति है, उन्होंने इस प्रकार की जो मिलिट्री तैयारी है, वो नहीं की है। वो केवल बकवास करना ज़्यादा चाहते थे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने उसको मार दिया वगैरह-वगैरह। तो उनको इस वॉर के जो सब पहलू जो होते हैं, वो आम तौर पे एक सीनियर लीडरशिप को पता होना चाहिए। वो पता नहीं है, जिसमें 2 चीज़ें जो उनको पता नहीं है, वो है कि उनकी कितनी कैपेसिटी है वॉर को आगे ले जाने की, कितना खर्चा वो करना चाहेंगे, और कितना देर तक वो अमेरिकन लोगों की जो मतलब स्टैमिना को हार रखते हुए इस वॉर को आगे ले जाए। तो ये खर्चा काफ़ी बढ़ा हुआ है, बढ़ने वाला है। और कुछ लॉसेस भी जो हुए हैं, ऑलमोस्ट $2 बिलियन के लॉसेस, 3 एयरक्राफ्ट को गुम होना, एक रडार जो लगातार कुवैत में वो चला जाना, बेशक कि उनका नुकसान हुआ है। हर ठीक है? एक मिनट में इस समय इंडियन रुपीस के हिसाब से 5 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है हर एक मिनट में अमेरिका। जी। हाँ, 650-700 बिलियन डॉलर्स का वो बोल रहे हैं। और जो जब आप ये जो उनका कैरियर टास्क फोर्स है, उसे डिप्लॉय करते हैं, ये बहुत कॉस्टली होता है, याद रख लेना। मतलब फ्लोटिंग एयरफील्ड जो है, ये बहुत कॉस्टली होता है।
और अगर आप देखेंगे अमेरिका छोड़ के कोई भी इतनी कॉस्टली तरीका लड़ने का इस्तेमाल करता ही नहीं है। केवल अमेरिका ही है, वो घुमाते रहते हैं अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स यहाँ से लेकर वहां तक। कोई जरूरत नहीं है इसकी इतनी इतनी कॉस्ट तरीके से। तो इसलिए ये जो कॉस्ट वाला जो मामला है, हुँ। ये आगे आने वाले दिनों में एक मेजर मुद्दा बनेगा, क्योंकि ये एंडलेस वॉर नहीं लड़ सकते हैं। और अगर गर्मी काबे से लड़ाई करना शुरू करेंगे ईरान वाले, खास तो केवल फोकस रखो गल्फ ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की, ठीक है? और इंटरनेशनल ओपिनियन को उनके खिलाफ लेते जाओ, तो वो उनका वॉर को ज़्यादा देर तक बढ़ाने का जो स्टैमिना है, ये बढ़ेगा। जो उनकी टैक्टिक्स होनी चाहिए कि अपना नुकसान कम से कम होते समय दुनिया के ऊपर प्रेशर डाले कि भाई गल्फ ऑफ हॉर्मुज हम बंद कर रहे हैं, हुँ। चुपचाप से आप अमेरिका को बोलो चुप बैठो या जो भी करना है। तो ये एक अलग-अलग प्रकार के टैक्टिक्स ईरान यूज़ कर रहा है, अलग प्रकार की टैक्टिक्स अमेरिका यूज़ कर रहा है, या अमेरिका कोई टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं है, हुँ, क्योंकि हुँ। कोई ऐसा खास प्लान नज़र नहीं आ रहा है। इस तरह बहुत की बड़ी कोई बात कह रहे हैं प्लान। ब्रिगेडियर सर। एक सवाल इसमें बनता है क्योंकि बहुत कम समय में हमें बहुत बातें आपसे निकालनी होती हैं। क्या आपको लगता है कि यूरोप इन्वॉल्व करेगा अपने आप को या नाटो के रूप में यूरोप अमेरिका के साथ इन्वॉल्व होगा? क्योंकि बहुत खर्च अमेरिका के ऊपर आ रहा है और अगर ये लंबी लड़ाई चली तो एलाइड फोर्सेस को भी साथ लेना होगा। इज़राइल तो साथ है ही है। देखिए, अभी नेटो और अमेरिका का कोई खास बड़ा अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। नेटो को अमेरिका ने छोड़ दिया है अपने फेट के ऊपर। टुडे आज का प्रॉब्लम यह है कि यूरोप ये एक स्पेंट फोर्स हो गया है। उनकी जो लड़ने की कैपेसिटी है ये बहुत ही लिमिटेड है। बताया था 3 देश आपने। जो बड़े हैं, फ्रांस है, ब्रिटेन है और जर्मनी, ये 3 बिग 3 बोला जाता है उनको यूरोप के अंदर। उनकी एक-एक ब्रिगेड भी रेज़ करने की कैपेसिटी नहीं है। और इस समय जो भी उनकी मिलिट्री कैपेसिटी होगी या है, थोड़ा बहुत एयरफोर्स है, थोड़ा बहुत नेवी है, थोड़े बहुत मिसाइल्स है, वो तो है उनके पास, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो इस कैपेबिलिटी को यूज़ करना चाहेंगे रशिया के खिलाफ, रशिया का एडवांस रोकने के लिए। मुझे ये लगता है कि इस युद्ध में रशिया ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा या बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल। लेकिन इस युद्ध का फ़ायदा उठाते हुए हुँ, हुँ। जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने अचीव करने हैं यूक्रेन लड़ाई में, वो बिल्कुल। अचीव करना चाहेंगे और उसे रोकने की कोशिश करना काम ये यूरोप का होगा, क्योंकि यूरोप ही रोक सकता है उसको। तो यानी कि यूरोप की जो थोड़ी बहुत रिसोर्सेस है, कम है बहुत, वो यूज़ करेंगे रशिया को रोकने के लिए यूक्रेन के बैटलफील्ड के ऊपर। वो अमेरिका को मदद करने में अपना टाइम बर्बाद नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। सर नटशेल में ये बताइए कि फिर ये स्थिति बन रही है कि यूरोप की अपनी सीमाएँ हैं और आप इसको बहुत पहले बता चुके हैं कि एक ब्रिगेड भी वो तैयार नहीं कर सकते। सवाल है कि अब अमेरिका के सामने रास्ता है क्या? क्योंकि खुद डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं 8 हफ्ते, 8 वीक। तो 8 हफ्ते तो वो कह रहे हैं, मतलब युद्ध लंबा चलेगा और ईरान के लोग अब जो जो उनकी आईआरजीसी जिस तरह से एक्ट कर रही है कि जो यूनिट्स जहां पर है वहां वो अपने आप को एक्टिवेट कर रहे हैं। हालांकि अभी भी वो एक कमांड सिस्टम पर है जिसे खत्म करने की कोशिश इजराइल कर रहा है। सवाल यह है कि ये युद्ध लंबा चलेगा। उस स्थिति में क्या भारत जैसे देश आज की तारीख में जिस तरीके से तटस्थ हैं वो रह पाएंगे? देखिए, अ, किसी हर एक सब्जेक्ट के ऊपर कमेंट करना कोई ज़रूरी नहीं है। हर एक सब्जेक्ट के ऊपर कोई ओपिनियन देना कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक सब्जेक्ट के ऊपर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देना कि हम ये करेंगे। ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। चुप बैठो, चुपचाप बैठना, ये बहुत सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये सब ग्रे ज़ोन वॉरफेयर चल रहा है। इसमें किसको मदद करे, किसको ना करे, हर एक के अपने अलग-अलग पहलू होते हैं। तो राइट। सबसे बड़ी चीज़ है कि चुप बैठो, ज़्यादा बातचीत मत करो। जो चिल्लाते रहते हैं उनको चिल्लाने दो। कुछ लोग चिल्लाते रहेंगे ये हुआ, वो हुआ, राइट। वगैरह-वगैरह। जब आप इन लोगों का स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं कि उन्होंने ये बोला, उन्होंने वो बोला, उन्होंने बोला, इसका मतलब ये है कि बाकी अभी कोई काम बचा नहीं है। इसलिए किसने क्या बोला उसको आप इम्पोर्टेंट महत्व दे रहे हैं। आज की कुछ न्यूज़पेपर में हेडलाइन्स है कि किसने क्या बोला है। ऑब्वियसली जो वॉर की एक्ट थी ये काफ़ी कम हो गई है, तो इसलिए किसने क्या बोला इसके ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो मैं ये बोलूँगा कि इस युद्ध में हमारी पॉलिसी सिंपल, स्ट्रेट और क्लियर रहनी चाहिए कि शायद जो है कि एक से कम कमेंट करो। ये कोई टी20 का मैच नहीं है कि बॉल बाय बॉल कमेंट्री करते रहेंगे आप। दूसरी बात यह है कि हमारा राष्ट्रीय हित का रक्षण करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सिंपल है कि युद्ध
युद्ध एक खराब चीज है क्योंकि नुकसान होता है, लोग मरते वगैरह। तो हमारा नंबर एक है कि भाई युद्ध मत करो, उसकी जगह आपकी डिप्लोमेसी को सहारा लो और जो भी आपके बीच में जो ये है उसे सॉल्व करो। लेकिन हमारा कहना कोई नहीं मानने वाला, ना ईरान मानेगा, ना इज़राइल हुँ, मानेगा, हुँ, ना ये मानेगा, ठीक हुँ, है? तो बट एक जनरल स्टेटमेंट है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध की जगह पे शांतता वार्ता करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। वो एक बात हो गई है। दूसरी बात इसमें ये है कि हमने हमारी जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स है इसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए क्योंकि अगर आपने देखे कि आज देश में ये सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों ने हुँ, एक हुँ, भय का वातावरण निर्माण किया, तेल खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया। तो मैं आपको एक इसमें इंटरेस्टिंग बात कहना चाहता हूँ। अपने मुंबई के उपनगर में अपना स्कूटी को भरने में लाइन लग गई थी। 1-2 टीवी चैनल मेरे पास आ रहे थे, तो लेट हो गया। मैंने कहा, "सर हमारे तेल भरे हुए क्योंकि तेल खत्म होने वाला है।" तो बोला, "यार अब अगले 6 हफ्ता कुछ नहीं होने वाला।" तो मतलब जो मेरे पास इंटरव्यू के लिए आ रहे थे, उन्होंने रास्ता बदली करके वो पेट्रोल पंप की तरफ चले गए कि वो खुद के दुष्प्रचार के खुद वो सही बात। मतलब विक्टिम हो गए हैं। तो ये तेल की मैं आपके थ्रू बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, तेल का कोई शॉर्टेज होने वाला नहीं है। हमारे पास से 60-70 डेज़ के स्टॉक्स हैं, कोई फ़िक्र मत करो। हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी हमारे कम से 3 गुना ज़्यादा है। हमारे पास मल्टीपर्पज़ सोर्सेज़ है, तो कृपया टैंकी भरना बंद करो और ये हुँ, हुँ, क्राइसिस हुँ, करना बंद करो। दूसरा फिर वो शुरू हो गया जो इस पे शुरू हो गया था, लोगों ने 4-4 5-5 महीने का राशन खरीदना शुरू कर दिया। ख़ैर वो फ़ायदा होता है, अगर आलू-प्याज़ ज़्यादा खरीदे तो ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि आजकल प्याज़ की कीमतें गिर गिर रही है, ना ज़्यादा प्याज़ खरीदिए लोग कि करोगे आप, तो हमारे बेचारे जो ऑनियन मतलब फार्मर्स हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन ये इस प्रकार का भय का वातावरण। तीसरी बात तो ये एक तो ऑयल प्राइसेस के ऊपर हो गया, दूसरा है सप्लाई चेन, दाल की कीमत बढ़ने वाली है। अरे अगर दाल की कीमत बढ़ गई, तो 1-2 दिन दाल मत खाओ यार, ऐसा कौन-सा आग लगी हुई है कि हुँ, बिना हुँ, दाल का आप रह नहीं हुँ, सकते। हुँ, तो दाल की कीमत बढ़ गई है इसलिए लोगों ने दाल ऑर्डर करना शुरू कर दिया है। खैर वो अच्छी बात है, क्योंकि उससे बिज़नेस वगैरह बढ़ जाता है, अच्छी बात है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो भय निर्माण हो रहा है, वो है कि एक 80 लाख से लेकर 1 करोड़ भारतीय ये मिडल ईस्ट में है। तो ये हो गया, वो हो गया। अभी वहाँ के भारतीय मुझे इतना उनको डराना शुरू हो गया कि उनके यहाँ के जो रिलेशंस है वो डरे हुए हैं, वहाँ जो है वो भी डरे हुए हैं। और और अगर आप अलग-अलग लोगों के जो इंटरव्यू पब्लिश हुए थे देखेंगे तो क्या है, सर हम होटल में बैठे हुए हैं, तो अच्छी बात है। हर हम होटल के बाहर करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, अच्छी बात है बंद हो जाओ। और लोग अभी पैसा देके अलग-अलग जगह से ऊपर से वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं वगैरह। अरे ये युद्ध इतना तीव्र नहीं है, कुवैत के ऊपर भी हमला हो गया तो 2-3 जगह पे हमला होता है, तो इतना डर के वापस इंडिया आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो भय का वातावरण जो निर्माण हुआ है, इसे जो पब्लिक एजुकेशन है, कुवैत में है या अलग-अलग जगह पे जहाँ पे ये क्राइसिस मोड के ऊपर भारतीय चले गए, उनको बताना पड़ेगा यार कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है आराम से बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज एक दिन खाना नहीं मिला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जो साइकोलॉजिकल वॉर या उन लोगों को जो सोचते हैं कि उनके ऊपर ही थर्ड वॉर शुरू हो गया है, उनको मतलब शांति करना कि भैया ठीक है, मैनेज हो रहा है सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप आना चाहते हो तो आइए, लेकिन ज़्यादा पैसा देके आने की क्या ज़रूरत है? 3 गुना, 4 गुना ज़्यादा हुँ, 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 हुँ। एयर टिकट करवा जाओ या वापस आ जाओ, ठीक है ना? और और ये जो लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं, जो वहां से आके उनका इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं टीवी चैनल वाले कि आपको कैसे लगा, एक महाराष्ट्र की कन्या वापस आ गई है, कैसे लगा, तो वो बोलती है कि मैंने 3 आवाज सुने वगैरह वगैरह, खैर सर, ठीक है। ब्रिगेडियर मैं सर कहता आप हूँ बहुत एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और चूंकि तो ये और इनकी लास्ट बात जो कह रहे हैं सर बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि पैनिक मत होइए। लेकिन चूंकि जर्नलिस्ट की भी अपनी एक सीमाएं होती हैं सर, उनको बाइट लेना होता है चूंकि ऑर्डर तो ऑफिस से मिलता है। मैं इसमें यही बोलना चाहूंगा कि जी। हम एक जेनेरिक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भय का उदाहरण नहीं है, लेकिन जो एरिया स्पेसिफिक होता है, तो उस इलाके में जो हमारी एजेंसी मतलब वकीलात है, उनकी जो एडवाइजरी है उसे फॉलो करिए, राइट, क्योंकि राइट। वो एक स्पेसिफिक कुवैत में क्या हो रहा है, बहरीन में क्या हो रहा है, दुबई में क्या हो रहा है, बीच के ऊपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए वगैरह। तो ये सब लोकल एडवाइजरीज है कि जो वहाँ की जो अपनी एम्बेसीज है वो देने में कामयाब है, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, थर्ड वर्ल्ड वॉर कुछ शुरू नहीं हुआ है।
वो अभी उनके पास ज़्यादा मिसाइल बचे नहीं है, इस प्रकार की खबर आ रही है। तो पैनिक मत हो, ये एक सबसे बड़ा है। और पैनिक मोड क्या होता है कि इतने सारे टीवी चैनल इतना सारा दिखा रहे हैं, और जो गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी है टू काउंटर टीवी चैनल, वो बहुत लिमिटेड है। तो ये सोचते तो ज्यादातर वो गवर्नमेंट का जो बातचीत, जो सेम बातचीत होती है, वो सुनने के लिए कोई तैयारी नहीं है। तो मेरे ख्याल से इन लोगों को उनका मोरल अप करने के लिए थोड़ा काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करना चाहिए, और कंटिन्यूअसली इनके ऊपर मतलब मैं बोलूँगा कि ब्रीफिंग देना चाहिए कि कुवैत में अभी की सिचुएशन क्या है, कतार में क्या है, राइट, उस इलाके में राइट, उनका व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म होने चाहिए, ताकि लोग डरे ना। हेल्पलाइन तो है, और मतलब सिचुएशन का अवेयरनेस देते हुए लोगों ने क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, ये रेगुलरली उसका ये होना चाहिए। तब ये लोगों का जो डर है, क्योंकि डर तो लगता है कि मैं घर, मेरी डॉटर ने बोला पानी नहीं मिला पीने के लिए, तो मैं आना चाहती हूँ वापस। तो ठीक है, पानी नहीं मिला, खराब बात है, लेकिन उसके वापस आना हजारों डॉलर का खर्चा करते हुए, वो ठीक नहीं है। ब्रिगेडियर सर ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो हार्ट अटैक भारत के जो दर्शक, और अगर ये वीडियो सरकार तक पहुंच रही है कि प्रतिदिन अपनी ब्रीफिंग में, चाहे विदेश मंत्रालय और चाहे और मंत्रालय के सहयोग से, जो भी लगभग 1 करोड़ के करीब भारतीय इस समय गल्फ में रह रहे हैं, इंक्लूडिंग ईरान, और इस जगह पर उन सबको ये सूचनाएं दी जाए कि आप अपने अपने जो क्षेत्रीय स्थिति है वहां पे जो ब्रीफ किया जा रहा है उसके हिसाब से फॉलो करें उन नॉर्म्स को, और किसी भी बात को लेकर के पैनिक ना हो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर जैसी कोई ऐसी स्थिति नहीं है। और साथ ही साथ भारत के संपर्क में हमेशा, अपने राजदूतावास के संपर्क में रहें, और जिस जरूरत को महसूस हो उसको कम्युनिकेट करें, कोई हाइप क्रिएट ना करें, शायद ये इनका कहना है। और ये बात बहुत बड़ी बात है, विदेश मंत्रालय को इनकी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। और ब्रिगेडियर सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस पूरे बातचीत के दौरान कही है कि अभी जो एक सुसाइडल अटेम्प्ट्स हो सकते हैं जो उनके फिदायीन हैं ईरान के, उसको लेकर के अमेरिका को चिंतित होना चाहिए। इसलिए लड़ाई ये बहुत आसान नहीं है, लेकिन जितना बड़ा ये बनाया जा रहा है उतना बड़ा युद्ध है नहीं। हर जगह कहीं ना कहीं जो बनाना चाहिए योजना, जिस हिसाब से बननी चाहिए, वो नहीं बनाई गई। अंडर एस्टिमेट हर पक्ष ने दूसरे को किया है, जिसका खामियाजा पूरा गल्फ भुगत रहा है। ब्रिगेडियर सर ने हमसे बात की, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपको इनकी जानकारी कैसी लगी इस पर कमेंट करिए, राय दीजिए, सवाल पूछिए। अगले वीडियो में इनसे हम जरूर बातचीत में उस सवाल का जवाब लेंगे। हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।